सुबह सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजते ही चरिता आंखें मलते हुए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। साथ ही साथ बुदबुदाती भी जा रही थी। इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? दरवाज़ा खोलते ही देखती है सामने पड़ोसन के काम करने वाला लखन परेशान सा खड़ा है। दीदी जी जल्दी घर चलिए, देखिए ना मैडम कुछ बोल ही नहीं रही है। ये सुनते ही रचिता घबरा गई। तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया? हाँ दीदी जी, वो भी आने वाले होंगे, पर आप जल्दी से चलिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं मैडम कहते कहते लखना रोने लगा। रोना बंद करो और चुप होकर घर जाओ, मैं किशोर को उठाकर उसे भी साथ लेकर आती हूँ। कहती हुई रचिता घर के अंदर की ओर भागी। दोनों जब मिसेज मल्होत्रा के घर पहुँचे तो देखते हैं पहले से ही बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो रखे थे और साथ ही किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर बुला दिया था। रचिता और किशोर को देखते ही पुलिस उनके पास आई और पूछने लगी, आप लोग ही इनके पड़ोस में रहते हैं? सुना है मिसेज मल्होत्रा से आप लोगों के रिश्ते अच्छे थे और ज़रूरत के समय आप लोग हमेशा उनके साथ ही रहते थे। अच्छा ये बताइए इनके बच्चे कहाँ रहते हैं? लखना ने बताया है कि वो 10-12 साल से आए ही नहीं हैं। उन्होंने अपनी तरफ से माँ की जिम्मेदारी लखना और एक लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ मीनू, उन्हें सौंप कर वे लोग जो यहाँ से गए फिर यहाँ कभी आए ही नहीं हैं, बस अकाउंट में पैसे भेज दिया करते हैं। कभी कभार उनके बेटे का एक दोस्त कनिष्क मिसेज मल्होत्रा का हाल चाल जानने आता रहता है। कल भी वो आया था। तब मिसेज मल्होत्रा एकदम ठीक भी, फिर अचानक ये सब हो गया। वैसे डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, तभी कुछ पता चलेगा। क्या मिसेज मल्होत्रा बीमार रहती थी? जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, वो अच्छी सेहत की महिला थी। अपने सारे काम वो खुद करना पसंद करती थी। लॉन की सफाई करवाती तो हम पर गुस्सा भी करती थी कि तुम्हारे लॉन के पेड़ों के पत्ते इधर आ जाते, सफाई किया करो, नहीं तो किसी दिन उन पेड़ों को कटवा दूंगी जो मेरे अहाते में आते हैं। वो थोड़ी सख्त रहती थी पर दिल से बहुत मासूम। कल शाम में भी हमने बातें की थी, फिर रात भर में ये क्या हो गया हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रचिता भी परेशान होती हुई बोली। तभी कमरे से डॉक्टर बाहर आए और पुलिस से बोले, हमने उनकी जांच कर ली है। प्रारंभिक जांच से ऐसा लग रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, क्योंकि आसपास किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिल रहे हैं। पर एक बात आश्चर्य में डाल रही है कि मृत्यु से पहले उन्हें थोड़ी उल्टी भी हुई है और यही हमें ताज्जुब की बात लग रही है। वैसे हम ऑटोप्सी के बाद ही कुछ कह सकते हैं। इसके परिवार में से किसी को बुला लीजिए, कुछ पेपर पर उनके साइन चाहिए होंगे ताकि हम ऑटोप्सी की प्रतिक्रिया कर सके। लखना ने मिसेज मल्होत्रा के बेटे को मां के मरने की जानकारी दे दी थी। वे लोग उसी वक्त आने के लिए निकल पड़े थे। तभी लखना ने डॉक्टर के पास आकर पूछा, डॉक्टर साहब मैडम को क्या हो गया? वो तो एकदम स्वस्थ थी, अभी कोई दवाई तक नहीं ली, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखती थी। तुम उनके बेटे हो? डॉक्टर ने पूछा। जी नहीं साहब, मैं तो यहाँ देखभाल के लिए
रहता हूँ। इनका ड्राइवर और घर बाहर की ज़रूरत का सारा काम मैं ही देखता हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारी मैडम के बच्चे किधर हैं? उन्हें खबर दे दो, कहकर डॉक्टर पुलिस की ओर देखते हुए ऑटोप्सी का क्या करना है पूछने लगे। रचिता और किशोर ने पुलिस से जाकर पूछा, क्या इनके बच्चे आ रहे हैं? इनका दाह संस्कार ये सब तो उनके आने के बाद ही होगा। तब तक हम अपने घर जाते हैं। पुलिस की इजाज़त मिलते वो दोनों अपने घर चले गए। पुलिस पूरे घर की बारीकी से जांच कर रही थी। तभी मिसेज मल्होत्रा के कमरे से बिस्तर के किनारे रखे टेबल पर दूध का गिलास रखा हुआ दिखा। उसमें थोड़ा दूध बाकी था, जिसे एक पैकेट में रखकर पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। घर के बाहर जाकर देखा तो पूरी चारदीवारी में 3 गेट बने हुए थे, एक मुख्य गेट और 2 छोटे गेट, जिसमें एक गेट रचिता के घर से लगा था, दूसरा पीछे की ओर पतले रास्ते की ओर खुलता था। पुलिस मिसेज मल्होत्रा के बेटों के आने तक उनकी बॉडी को डॉक्टर के कहे अनुसार मुर्दा घर में रखने भेज दिया। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? पुलिस ने लखनऊ से पूछा। साहब, एक लड़की और रहती है, मीनू। वो तो बहुत पुरानी है, मुझे तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है यहाँ आए, पर पता चला है कि वो हमेशा इधर ही रहती है। और एक लड़की खाना बनाने आती है और चली जाती है। वो लड़की किधर है जो यहाँ रहती है? नज़र क्यों नहीं आ रही है? पुलिस ने पूछा। साहब, कल दोपहर को वो मैडम से छुट्टी लेकर गई थी, कह रही थी उसके घर में किसी की शादी है, सुबह आ जाएगी, पर अभी तक आई नहीं है। और दूसरी तो 10 बजे बाद आती है, वो आने वाली होगी। पुलिस उनकी बात सुनकर हाँ हूँ कर रही थी। तभी उन्हें कनिष्क का ध्यान आया। ये बताओ, वो कनिष्क हमेशा यहाँ आता रहता था? तुम्हारी मैडम के साथ अच्छे से बात करता था? उसे खबर कर दी तुमने? साहब, मैडम तो उन्हें अपना बेटा ही मानती थी और प्यार से बात भी करती थी, पर इधर कुछ दिनों से उनका आना जाना ज्यादा हो रहा था, उन्हें खबर करना भूल ही गया। आप कहें तो अभी खबर कर दूं? लखनऊ ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। रात तक मिसेज मल्होत्रा के बेटे भी घर आ जाए थे और साथ ही कनिष्क भी आ गया था। उनके चेहरे पर परेशानी और दुख साफ दिख रहा था। पुलिस ने मिसेज मल्होत्रा के कमरे में किसी को भी जाने से मना कर रखा था। पुनीत जी, अपनी मां की मौत यूं तो हार्ट अटैक से हुई है, फिर भी डॉक्टर का कहना है उन्हें शक है कि ये सामान्य मौत हुई है। इसके लिए ऑटोप्सी करने के लिए आपके साइन की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों भाई आपसी सहमति से विचार कर हमें बता दें। पुलिस ने कहा। डॉक्टर, जब नेचुरल डेथ है तो मुझे नहीं लगता ऑटोप्सी की जरूरत है। मॉम को कोई क्यों ही मारना चाहेगा? हम दोनों भाई जब भारत से बाहर रहने की सोचे थे तब मॉम ने कभी हमें मना नहीं किया। वो यहाँ अपनी मर्जी और खुशी से रह रही थी। बड़े बेटे पुनीत ने कहा। नहीं भैया, मुझे तो शक हो रहा है मॉम को किसी ने मार दिया हो। हम तो यहाँ रहते नहीं थे, पता नहीं किसी की नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर हो। परसून अपने बड़े भाई के दोस्त कनिष्क से शुरू से ही खार खाता था और वो उनको घूरते
बोला खैर। दोनों भाइयों ने सहमति से अपनी मॉम की आपेस्टिक की रजामंदी दे दी। इधर न तो मीनू उस पूरे दिन आई, न ही खाना बनाने वाली रेखा। उन दोनों का गायब होना पुलिस को उस पर शक करवा रहा था, पर किसी बुनियाद पर वो वैसा करेंगी ये समझ नहीं पा रहे थे। आपेस्टिक की रिपोर्ट भी आ गई थी और जो कुछ भी रिपोर्ट में था उसे सुनकर सब शॉक थे। मिसेस शर्मा, मिसेस मल्होत्रा की मृत्यु जरूर हार्ट अटैक से हुई है, पर वो नेचुरल डेथ नहीं थी। इन्हें कुछ ऐसा दिया गया जिससे मृत्यु तो हो, पर वो हार्ट अटैक जैसा लगे। इनके शरीर में एकोनाइड की मात्रा मिली है, जो किसी खाने की चीज में मिलाकर दी गई थी। डॉक्टर ने पुलिस से कहा तभी मिसेस शर्मा को याद आया एक गिलास जांच के लिए भिजवाया था। उन्होंने तुरंत वहां फोन कर पता किया तो उसमें भी इन्हीं पुष्टि हो गई। अब ये पता करना बाकी था, ये सब किया तो किसने। मिसेस मल्होत्रा ने अपनी टीम को घर के हर सदस्य पर नजर रखने और पूछताछ करने की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही साथ रेखा और मीनू को भी खोज कर सामने लाने को कहा। बेटों से भी पूछताछ जारी थी। किसी पर शक है तो बताओ, या कोई उन्हें मारना चाहेगा तो क्या वजह हो सकती है। उन्हें कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा था। अच्छा आप लोग ये बताइए, आपके पड़ोसी तो ऐसा नहीं कर सकते। अचानक से मिसेस शर्मा ने पुनीत और परसून से पूछा। पता नहीं मिसेस शर्मा, पर मॉम कहती रहती थी कि वो किशोर कहता रहता है। कभी आपको अपनी ये प्रॉपर्टी बेचने का ख्याल आए तो हमें पहला मौका दीजिएगा, क्योंकि ये दो प्लाट साथ साथ ही है तो हमारे पास एक बड़ा प्लाट हो जाएगा। पर मॉम को मरने की बात ये गले से नहीं उतर रही, क्योंकि मॉम के साथ उनका व्यवहार हमेशा पारिवारिक ही रहा है। पर जमीन जायदाद को लेकर कुछ कहना मुश्किल भी है। आप खुद ही अपने स्वर पर पता करें। हमारी मॉम तो अब चली गई। कहते हुए पुनीत की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी कुछ लेडी पुलिस रेखा और मीनू को पकड़ कर ले आई। साहब ये दोनों भागती फिर रही थी, किसी तरह पकड़ में आई है। तुम लोग किधर गायब थी? सच सच बताओ, किसने मिसेस मल्होत्रा को मारने की साजिश रची? मिसेस शर्मा कड़क लहजे में पूछे। साहब मैं तो उस दिन शादी में गई हुई थी और आंटी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी? मेरे माता पिता यहाँ काम करते थे, तब से ये सब मुझे जानते हैं। क्यों भैया आप लोग कुछ तो बोलिए। मीनू पुनीत और परसून की ओर देखते हुए बोली। हाँ मिसेस शर्मा, हम जब भी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करते थे ये मीनू की तारीफ करती रहती थी। ये ऐसा क्यों करेगी? रेखा तुम मॉम के लिए खाना बनाती थी ना? तुमने तो मॉम को पुनीत रेखा की ओर मुखातिब हो कर बोला, साहब मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ रही थी। फिर मैडम की खबर सुन हिम्मत ही नहीं हुई आने की। साहब मैं तो 8 बजे खाना बनाकर चली जाती हूँ। उस दिन मैडम ने कहा था कनिष्क साहब आने वाले हैं, उनके लिए भी खाना बनाकर रख देना, हम बाद में खा लेंगे। और जाने से पहले दूध भी रख जाना, मैं सोने से पहले पीकर सोऊंगी। वो क्या है न साहब जी, मैडम को रात को दूध पीकर सोने की आदत है। वैसे तो हर रात मीनू उनके साथ होती है तो वही दूध देती है, पर उस दिन मीनू नहीं थी तो
उन्होंने मुझे कहा था, साहब मैंने किसी में कुछ भी नहीं मिलाया, अगर कुछ मिलाया होता तो कनिष्क साहब को भी कुछ हो जाता। कपकपाती आवाज में रेखा ने कहा। सबको रेखा की बात सच लग रही थी। फिर सबकी नजर लखना पर गई। लखना, तुम तो घर में ही रहते हो, सच सच बताओ, कहीं तुमने ही तो? कड़क और सख्त आवाज में मिसेस शर्मा ने पूछा। साहब मैडम की जान लेकर मुझे क्या ही मिलता। कल कनिष्क सर साहब आए थे। मैडम के साथ उनकी बहुत देर तक बातचीत हो रही थी। दोनों कुछ पेपर को लेकर बातें कर रहे थे। आप उनसे कुछ क्यों नहीं पूछते? सबसे आखिरी में मैडम से तो वही मिलकर गए थे, लखना ने सीधे सीधे कहा। सब कनिष्क की ओर देखने लगे। पुनीत यार, तू भी मुझ पर शक कर रहा है? मैं तो तेरे ही काम से आंटी से मिलने आया करता था। वो तैयार भी हो गई थी। कनिष्क ने कहा, ये क्या कह रहा है भैया, आपका क्या काम? परसून आश्चर्य से पूछा। परसून, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं मॉम से कह रहा था ये घर वो बेचकर कहीं दूसरी जगह अपने रहने के लिए व्यवस्था कर घर खोज ले, नहीं तो मेरे पास रहने आ जाए। पर वो तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कनिष्क से कह रहा था मॉम को मनाता रहे, और अगर वो उधर ही कहीं अच्छी प्रॉपर्टी में उनके रहने की व्यवस्था कर सके तो करके घर बिकवा कर पैसे भेज दे। पर कनिष्क मॉम को क्यों मारेगा? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, पुनीत ने कहा। अच्छा, तो यहाँ प्रॉपर्टी और पैसे की बात आ गई, तभी उन्हें मार दिया गया। पर क्यों? वैसे घर के कागजात किसके पास है? मिसेस शर्मा ने पूछा। वो तो मॉम खुद अपने पास रखती थी, अपने लॉकर में, पुनीत ने कहा। यार पुनीत, याद आया, आंटी बार बार यही कह रही थी कि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वसीयत किसी और के नाम लिखवा दिया है। पर अब अगर इसे बेचना होगा तो मुझे वसीयत बदलनी पड़ेगी। किसका नाम दिया? वो तो कभी बताया ही नहीं। वो 4 दिन में वो वकील को बुलाकर वसीयत में बदलाव करके घर बेचने को राजी हो गई थी। कनिष्क ने कहा। सब इसी गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त थे कि आखिर यह किसने किया होगा और मिसेज मल्होत्रा ने वसीयत में किसका नाम दिया होगा। जिस वकील से मॉम ने ये करवाया होगा वो हमारे पुराने जानकार है, उनसे पता चल सकता है, परसून ने कहा। वकील को फोन करके बुलाया गया। अंकल, मॉम ने आपसे कोई वसीयत बनवाया था और किसका नाम दिया था, आप बता सकते हैं? पुनीत ने वकील साहब से पूछा। बेटा, हम तो आपके पुराने वकील हैं। मैडम ने कहा था ये बात किसी से मत कहिएगा, पर जब वो ही नहीं रही तो अब किसके लिए और किसी से क्यों छिपाना। उन्होंने अपने मरने के बाद ये घर मीनू के नाम करने की बात कही थी। तब मैंने कहा भी आप उस लड़की को ये सब क्यों देना चाहती है। तब उन्होंने कहा मेरे बेटे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और भगवान की दया से उन्हें कोई कमी नहीं है, पर ये मीनू, इसके माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में गुजार दी थी और अपनी बेटी को मेरी जिम्मेदारी देकर चल बसे। ऐसे में मैंने उसे अपनी बेटी मानते हुए उसे ये घर देने का सोचा है, ताकि मेरे न रहने पर उसके सिर से छत न छीने। अब आप ही बताइए मैं क्या बोलता।
मैंने उसकी इच्छा अनुसार पेपर तैयार कर दिए थे, पर एक दिन उसका फ़ोन आया था। कह रही थी कि वो पेपर में कुछ बदलाव करना चाहती है, पर अभी रुककर 2 दिन बाद आने को कहा था। उन्होंने पहले ही वो सबको छोड़कर चली गई। वकील ने कहा, मिसेज मल्होत्रा मीनू को घर देना चाहती थी। अपने मरने के बाद ये बात मीनू को भी एक दिन बातों बातों में उन्होंने बता दिया था। ये सुनकर सब मीनू की ओर देखने लगे। उधर दूर कोने में मीनू ने चिंतित सी खड़ी थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो जल्दी से फ़ोन ऑन कर बोली, तुमने तो कहा था किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर यहाँ तो पुलिस तक बात पहुँच गई है। अब क्या होगा? मिसेस शर्मा उनके चेहरे के हाव भाव देखकर उनके पास जैसे ही आए वो घबरा गई और फ़ोन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फ़ोन उठाने को वो झुकती उससे पहले ही मिसेस शर्मा ने उनका फ़ोन लेकर अपने कान पर लगा लिया और मीनू को घूरते हुए चुप रहने को बोले, अरे मैंने कितना कहा था, तुमने थोड़ा सा ही डोज देना होता है, बहुत ही थोड़ा, उससे पता भी नहीं चलता, पर तुमने पता नहीं सारा का सारा क्यों दे दिया। उधर से किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस शर्मा ने फ़ोन काटा और एक लेडी कांस्टेबल के साथ मीनू को अलग लेकर गए। ये सब क्या चल रहा है? सच सच बताओ, तुमने ही मिसेस मल्होत्रा को मारा है? पर क्यों? वो तो तुम्हें बेटी मानती थी, फिर उनके साथ तुमने ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये सब तुमने कब और कैसे किया? तुम तो उस दिन छुट्टी लेकर गई हुई थी, मिसेस शर्मा ने कड़क आवाज़ में पूछा। मीनू आवाज़ सुनकर रोने लगी और सब सच सच बता दिया। मीनू ने जो भी कहा वो सुनकर मिसेस शर्मा उसे कस्टडी में ले लिया, साथ ही उस लड़के को पकड़ने भेजे जिसकी मदद से मीनू ने ये सब किया था। मीनू ने कहा, साहब मैडम बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार भी करती थी, वो अपना घर भी मुझे देने को तैयार थी, पर कुछ दिनों से कनिक साहब आकर मैडम से घर बेचने की बात कर रहे थे। पहले तो मैडम मना करती रही, फिर अचानक से राजी हो गई। घर मेरे हाथ से जाने वाला था। ये बात जब मैं अपने मंगेतर को बताई जो जड़ी बूटी का काम करता है, उसने ही मुझे कहा था ये दे देना, इससे उनकी मृत्यु हार्ट अटैक होने से हुई है, ऐसा लगेगा और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और घर हमें ही मिल जाएगा, क्योंकि उनके मरने के बाद मेरा ही होने वाला था। उसने मुझे एक दवा दी थी जिसे मैं एक दिन पहले बहुत थोड़ा सी मात्रा में चेक करने को उसके दूध में मिलाकर दे दी थी, पर उससे कुछ नहीं हुआ। तब मुझे डर लगा कहीं मैडम घर की वसीयत बदल न दे, क्योंकि उन्होंने वो कागजात भी एक दिन वकील को उठा कर दे दिया था। तभी हमने यह प्लानिंग की कि कुछ ऐसा करें कि वो हार्ट अटैक सामान्य सा प्रतीत हो और हम पकड़े भी नहीं जाए और वो घर मुझे ही मिल जाए। पर बदकिस्मती से हम पकड़े गए। रोते रोते मीनू ने ये बात कही, पर तुमने ये सब कब किया? तुम तो उस दिन छुट्टी पर थी। मिसेस शर्मा ने पूछा। साहब, उस दिन छुट्टी लेकर मैं उस दवा की और ज्यादा मात्रा लेने मंगेतर के पास गई थी। मुझे पता था कनिक साहब आने वाले हैं, इसलिए मैं पीछे वाले पतले रास्ते से अंदर आकर साहब के जाने का इंतजार करने लगी। वो जब जाने लगे तो रसोई में बने वॉशिंग एरिया से मैं अंदर आ गई।
और मैडम की गिलास में दवा डालकर चुपके से निकल गई। पता था वो अब बचेंगी नहीं। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये घर मुझे ही मिल जाता, पर पकड़ी जाऊंगी ये नहीं सोचा था। मीनू रोते रोते पुनीत और प्रसून से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जिस माँ ने तुम्हें बेटी जैसा माना, तुमने उसे मारने से पहले जरा भी झिझक नहीं हुआ? गुस्से में पुनीत और प्रसून ने धिक्कारते हुए मीनू से कहा, इसे आप पकड़ कर ले जाइए और जो सजा दे सकते हैं दीजिए। सच कहते हैं लोग कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कितना भी कर लो, कभी अपने नहीं हो सकते। प्रसून ने कहा। पुलिस ने मीनू को जेल में डाल दिया। साथ ही साथ पुलिस ने उनके मंगेतर को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।